डॉक्टर या अस्पताल के द्वारा जो टेस्ट लिखा जाता है उनमें से कितने प्रतिशत टेस्ट वाकई में जरूरी होते हैं। अगर डॉक्टर आपको बोलता है यहीं से टेस्ट कराने के लिए, ये क्या पर्पज हो सकता है बताइए। प्रिवेंटिव टेस्ट कब और किस उम्र से जरूरी हो जाता है करवाना? जब से अपना पैथोलॉजी लैब रन कर रहे हैं, अफोर्डेबल टेस्ट और क्वालिटी मेंटेन करके उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सभी लोग टेस्ट करवा सके। आम व्यक्ति को अगर फिट है फिर भी उनको अपने ऊपर एक्सपेंस करना चाहिए, जो हमें येलो जोन में न लेके चले जाए, रेड जोन में न लेके चला जाए। मुझे जो चीज़ें डायग्नोस्ट होने से पहले मुझे पता चल जाए, तो उसके लिए साल में कितना कॉस्टिंग आ सकता है? पहले के एज में था कि 40s 50s या 30s क्रॉस कर 35 क्रॉस करे, लेकिन अभी तो रूटीन हेल्थ चेकअप आपको 18 के प्लस में बेसिक हेल्थ चेकअप करा के रख लेना चाहिए। हेयर फॉल जो बहुत बड़ा कारण बन गया है आज के डेट में, हेयर फॉल क्योंकि महानगर में खास करके है, इसके लिए कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो लोग करवाएं तो उससे पहले पता चल जाए कि आपको हेयर फॉल से पहले हम प्रिपेयर हो जाएं कि भाई मेरा होने वाला है। कौन ऐसा एक टेस्ट है जिससे कि आपको हार्ट के बारे में कि पूरी कंफर्मेशन दे देगा कि हार्ट के ब्लॉकेज है या नहीं? एंजाइटी, डिप्रेशन और लगातार सिर दर्द, ये जो है आजकल की यंग जनरेशन में बहुत आम समस्या बन गई है। थैलेसीमिया माइनर मेजर होता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर हो गए, दोनों ही थैलेसीमिया दोनों को है, तो बच्चे को चांसेस है होगा ही होगा, और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे सर्वाइवल के लिए। बहुत ऐसे लोग तो होते हैं ना कि टेस्ट कराने से भी डरते हैं, जैसे कि टेस्ट करवाएंगे डायग्नोस्ट हो जाएगा, कुछ निकल के आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे आपके और हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आज का विषय है, क्या वाकई हर मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है? हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी पैथोलॉजिकल टेस्ट स्क्रीनिंग नहीं कराई हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो टेस्ट डॉक्टर या अस्पताल हमें करवाने के लिए कहते हैं, क्या वो सारे टेस्ट वाकई ज़रूरी है? कौन से टेस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस उम्र में करवाना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पैथोलॉजी एक्सपर्ट मिस्टर प्रकाश झा। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। प्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने कीमती समय निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट में का हिस्सा बने हैं। और आज जो हम चर्चा करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, तो सबसे पहला सवाल जो हमारा रहेगा आपसे वो रहेगा कि डॉक्टर या अस्पताल के द्वारा जो टेस्ट लिखा जाता है उनमें से कितने प्रतिशत टेस्ट वाकई में ज़रूरी होते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि शायद कुछ टेस्ट सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए लिख दिया गया हो। ये सबसे पहला सवाल रहेगा हमारा आपसे। बहुत अच्छा आपने सवाल ये किया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी के माइंड में रहता है। मैं अपने जो 15 साल 16 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, अभी भी लोगों में इतने अवेयरनेस नहीं है हेल्थ के रिलेटेड में, और जो हेल्थ के अवेयरनेस में कि क्या टेस्ट कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए उनको बोलते हैं या वो करते हैं और वो लिखते हैं। फिर वो सोचते हैं बहुत सारा टेस्ट उन्होंने लिख दिया है, वो कितना ज़रूरी है या नहीं है उसके बारे में सोचते हैं कि कराना चाहिए नहीं, कॉस्टली होता है, फिर बोलते इतना खर्चा लग जाएगा। ये सब चीज़ उनके माइंड में चलती रहती है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट जितने भी डॉक्टर लिखते हैं 80 to 90% ऑलमोस्ट सब कुछ ज़रूरी होता ही है, क्योंकि टेस्ट का मतलब ही यही पर्पज़ है कि आपको टेस्ट के बीमारियां होने से पहले उसको बताएगा आपको डिजीज़ को कि क्या टेस्ट, इस टेस्ट से क्या बीमारी होने वाली है या नहीं होने वाली, वो आपको डिटेक्ट करके बताएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप टेस्ट लिखा कौन सा है। आप सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि रैंडमली टेस्ट ना लिख दिया हो। आपके सिम्टम्स बेस पे, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेके के अगर डॉक्टर कोई टेस्ट लिखता है तो वो बिल्कुल ही जेन्युइन होना चाहिए। और टेस्ट क्यों इतना ज़रूरी होता है? क्योंकि आपको देखिए, मान लीजिए 10 टेस्ट लिखे हैं आपको, टेस्ट हो सकता है दो टेस्ट ना ज़रूरी हो, उन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया हो, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे कुछ चीज़ दिक्कत है, कोई चीज़ मुझे प्रॉब्लम है किसी चीज़ की, अगर डायबिटीज़ है मुझे, तो डायबिटीज़ अगर शुगर इंक्रीज रहेगा, लेकिन वो लीवर पे भी तो इफ़ेक्ट करेगा। लीवर पे जो डिजीज़ मुझे है, शुगर का अलग इफेक्ट हुआ और शुगर इंक्रीज हुआ, तो लीवर पे हर ऑर्गन पे अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए।
हम डायग्नोस कर रहे हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरफ से एंगल से देखना होता है सबको कि अगर डॉक्टर ने सोचा कि हाँ इस टाइप का अगर दिक्कत इनको है तो ये टेस्ट उन्होंने लिख के दिया है, तो अर्ली स्टेज पे प्राइमरी लेवल पे एंगल 1 देखते हैं कि ये चलो ठीक है, CBC, LFT, KFT, मेजरली ये सब टेस्ट हम देखते हैं कि ये क्या दिक्कत है, शुगर टेस्ट है कि नहीं। अगर उन्होंने शुगर के लिए देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है उसमें आपको किडनी में अगर प्रॉब्लम आ गई है उसमें बाई इंसिडेंटली हम इसको इनिशियली डायग्नोसिस कर लेते हैं इसको कि मतलब ये हमारा किडनी में प्रॉब्लम आ गया है, ब्लड टेस्ट से ही ब्लड टेस्ट ही अर्ली डायग्नोसिस इसीलिए होता है कि हमारे पास अगर टेस्ट लिखा है अभी पहले के रेशियो में और अब के रेशियो में देखा जाए 15-20 साल पहले और अब के रेशियो में पॉजिटिविटी रेशियो है जो वो इंक्रीज हुआ है। अगर पहले 10 टेस्ट लिखे जाते थे, अगर आपको डायग्नोसिस एग्जैक्ट अगर पता ही होगा तो सिंपल सी बात तो यही है ना कि हम अभी जो डायग्नोस कर रहे हैं तो एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस होता है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं डॉक्टर। और ये भी ज़रूरी ही है आज के टाइम में, अगर डॉक्टर टेस्ट लिखा है वो रिपोर्ट जनरेट होके डॉक्टर वेरीफाई करके देन फिजिशियन जाता है, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। यही प्रॉपर तरीका है। अगर ये प्रॉपर तरीका है तो आपको ये डायग्नोस करने गए हैं, आपको जो टेस्ट लिखा है वो प्रॉपर तरीके से जांच हो और उसको प्रॉपर टाइमली रिपोर्ट मिले, उसके बाद वो डायग्नोसिस स्टार्ट करेंगे। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि ये जो टेस्ट लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और मोर एंड मोर वो लगभग सब में देखा जाता है कि जैसे कुछ टेस्ट लिखे हैं वो पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा ही है, ज़्यादा इंक्रीज ज़्यादातर सब में एबनॉर्मली आता ही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा हमारा हो गया है आज के टाइम में कि ये सब चीज़ चेंज आ रही है। तो इम्पोर्टेंट है जो टेस्ट लिखे गए हों इर्रिस्पेक्टिव वो देखा जाए, रेंडमली टेस्ट ना लिखा जाए विदाउट एनी क्लिनिकल हिस्ट्री आपके और पुरानी हिस्ट्री जो हो, ये सिम्टम्स बेस्ड हो, अगर वो लिखे गए हैं तो वो बिल्कुल ही ज़रूरी है आपके लिए। डॉक्टर जो लिखते हैं वो सारे के सारे टेस्ट वैलिड होता है। लेकिन लोगों का जो कहना मानना होता है कि कई जगह पे ऐसा होता है कि डॉक्टर का लैब से कोई कनेक्शन होगा, उनका कनेक्शन रहता है कि वहाँ पे कुछ कमीशन का गोरख धंधा चलता है, जिसके कारण टेस्ट का लिस्ट इतना बड़ा कर दिया जाता है कि जो टेस्ट जरूरी भी ना हो वो भी टेस्ट किया जाता है। ऐसा भी होता है क्या? देखिए, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरह से सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझते हैं इसको कि देखिए कौन करता है कौन नहीं करता वो अलग है। सभी हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक चीज़ में सब कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन अब 70-80% अभी लोग जो अच्छे हैं, डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट हैं, इसलिए ये सवाल हम किया। नहीं, बिल्कुल सच्चाई कही आपकी। ये बात जो है बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि ऐसा किया जाता था पहले, लेकिन अभी के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इनको 2-3 टाइप के डॉक्टर समझ लो आप, जो बिल्कुल ही कि मुझे इस लैब से रिपोर्ट चाहिए आपको, अच्छा। आप कहीं से कराओ ना कराओ, इस लैब से रिपोर्ट चाहिए मुझे, इसी लैब से रिपोर्ट सही आती है। दूसरे डॉक्टर होंगे आप कहीं से भी करा के लाओ जो, लेकिन रेप्यूटेड लैब हो, मैं तो ये डॉक्टर पैरामीटर क्यों सेट करता है कि उसी लैब का रिपोर्ट वैलिड होगा? ये आपको एसेस करना होगा ना, आपको एसेस खुद समझ सकते हो आप। एक बात समझो आप इस बात की कि डॉक्टर अब हर फील्ड में कोई बुरा है कोई भला है, कोई कितने परसेंटेज कौन है वो नहीं पता डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह आपको ये देखना होगा, कोई इंजीनियर है, कोई इसकी डिसाइड कर रहे हैं आप, कोई इंजीनियर है, किसी ने बनाया पुल बनाया, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे लेवल पे काम किया वहाँ पे और बहुत अच्छा चलता है, 8 चल गए 10 में से और 2 उसको खराब हो गया, तो क्या बोलोगे आप? सारे इंजीनियर सारे डॉक्टर्स खराब हैं, सभी मिले हुए हैं। नहीं, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों का जो मानना रहता है परसेप्शन बना हुआ है और ये परसेप्शन चेंज हो रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक लेवल पे है, ये चेन खत्म कर रहे हैं और इस चेन को प्रमोट नहीं करते हैं हम लोग स्टार्टिंग लेवल से 8-10 साल से अभी जो अपना पैथोलॉजी लैब जो मैं अभी रन कर रहा हूँ, तब से इस प्रैक्टिस को हमने हमेशा से इनकार किया है कि इस प्रोसेस से नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट देना तो प्रॉपर डायग्नोस करना होगा, और प्रॉपर डायग्नोस करना होगा तो प्रॉपर इसका जो खर्चा लगता है उसको जो लैब को वो लेगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर डायग्नोस कर पाएगा, प्रॉपर उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट दे पाएगा। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में ये सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन डॉक्टर जो है और डॉक्टर भी बहुत कुछ अवेयर होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस ये ख़त्म करना है, ये इसको प्रमोट नहीं करना है, और इन सब में अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। कस्टमर पेशेंट जो आते हैं उनके पास वो भी ज़रूरी है। अगर डॉक्टर आपको बोलता है यहीं से टेस्ट कराने के लिए, ये क्या पर्पज़ हो सकता है बताइए? सिर्फ एक ही लैब से टेस्ट कराने के लिए, उसी लैब से, तो आपका भी अंडरस्टैंड माइंड तो स्ट्राइक वहीं करेगा।
ये बोलेगा कि आप रेप्यूटेड लैब से कराओ, जहाँ सर्टिफाइड लैब है उनसे कराओ, किसी से भी कराओ लेकिन सर्टिफाइड लैब हो उससे कराओ। आप वहाँ से करा के जाते हैं, वो टेस्ट देख लेता है, तो आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कौन अच्छा है, कौन सही डायग्नोस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप खुद ही कभी न कभी डॉक्टर पास गए होंगे, ये 2 ही टाइप के डॉक्टर्स मिलते होंगे आपको। तो हम इसको समझते हैं कि मार्केट का परसेप्शन बन गया है, लेकिन ये गुड सिनेरियो में अभी देखेंगे जो 10-15 सालों में वो बहुत कुछ चेंज हुआ है। और ये फेवर के लिए मतलब ये जनमानस के लिए फेवर है, एक तरह समझ लीजिए आप कि ये चेंज होता जा रहा है और ये अच्छी बात है उनके लिए। कभी आपके साथ ये हुआ है कि मैं जब वहाँ था तो किसी चीज़ को डायग्नोस्ट करने के लिए मात्र 5 टेस्ट होता था, लेकिन आपके पास आया हो कि इसी चीज़ को डायग्नोस्ट करने के लिए उस आम नागरिक को, जो मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करके इलाज करवाते हैं अपना, कहीं से मांग के कुछ भी करके, अगर बीमार हो गया कोई तो करवाते हैं, तो कभी ऐसा फील हुआ आपको कि नहीं ये 5 ही टेस्ट करना चाहिए था इस चीज़ को डायग्नोस्ट करने के लिए, उन्होंने 10 टेस्ट लिख रखा है, ऐसा भी हुआ आपके साथ? देखिए, बहुत कॉमनली इस बेस पे बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा जाता है, लेकिन देखिए सभी चीज़ का मैंने बताया है कि हर एक टेस्ट का ना हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। अभी ऐसा वही बताया कि 10-20% अगर होता हो ऐसा या हो रहा है ऐसा, तो हम 80% जो अच्छा जो चीज़ सही डायग्नोस कर रहे हैं और जो सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस पर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट की नीड ये समझने की ज़रूरत है आज के टाइम में कि सबके लिए अफोर्डेबल अभी करना होगा। हेल्थ जो है सबके लिए अफोर्डेबल करना होगा। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ला रही है हेल्थ के सेक्टर में। देन हमें प्राइवेट सेक्टर में समझना होगा कि ये अफोर्डेबल करना होगा। जो रेंज है वो समझ रहे हैं, जो टेस्ट की बताया आपने कि 5 टेस्ट और 10 टेस्ट नीड है कि नहीं, वो डिपेंड, बिल्कुल मैंने फर्स्ट में ही क्लियर कर दिया कि वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने क्लियर हिस्ट्री लिया है कि नहीं लिया है, उनका सिम्टम्स बेस पे सुना है कि नहीं है। उसके बेस पे अगर टेस्ट लिख रहे हैं तो वो समझ में आता है कि अगर बुखार है तो उससे रिलेटेड टेस्ट लिखा है तो ठीक है, बॉडी में पेन है तो उससे रिलेटेड टेस्ट लिखा है तो ठीक है। लेकिन एक्सेस टेस्ट ऑब्वियसली वो यूज़ नहीं किसी के भी है ना, उनके कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो अगर सिम्टम्स बेस पे लिखा है तो वो बिल्कुल जेन्यून है और वो करवाने चाहिए। उसको करवाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाते हैं, गवर्नमेंट में फ्री है, सब कुछ है। लेकिन प्राइवेट में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। जो बहुत सारी लैबें जो हैं जो बहुत कॉस्ट उसके लिए करती है, वेरिएशन हो जाता है। एक टेस्ट के लिए 100 रुपये से लेके 500 तक का रेंज है। अगर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात ना करें, देखिए, लेकिन कॉस्ट लगता है प्राइवेट सेक्टर में। अगर सर्टिफाइड लैब है और उनके सभी कुछ पैरामीटर्स जो एज पर गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं तो उनके कुछ एक्सपेंसेज हैं, अच्छे एक्सपेंसेज होते हैं, जो उसके लिए कॉस्ट उनका इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि 100 का 150-200 होगा या 500, कहीं से भी लॉजिक नहीं बनता है। किसी एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल किया, कोई लॉजिक नहीं बनता कि 500 हो जाए उसका कोई भी टेस्ट के लिए। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल होने चाहिए। जैसे बहुत टाइम टू टाइम, कोविड के टाइम भी देखा हमने, डेंगू के टाइम भी देखा, प्लेटलेट और डेंगू के कंट्रोल हुए थे और कंट्रोल किए गए, मतलब एक प्राइस टैग पे उतना ही होना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी करते हैं कि बिल्कुल ही आप गवर्नमेंट प्रोटोकॉल लाए ऐसा कि बाइंड कर दे सभी टेस्ट के लिए। कोई ऐसा ना करे कि कुछ जो प्रोटोकॉल्स उनको, जो गाइडलाइंस में जो उनको एक्सपेंसेस हो रहा है जेन्यून, वो ज़रूर लें, उतना लें, लेकिन इतना ना लें कि बहुत आम जनमानस पे, गरीब को, किसी को कहीं कराने के लिए फिर वो ये ना सोचे कि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे तो मैं टेस्ट कराऊँ ही नहीं, ऐसा ना सोचना पड़े। इसलिए कुछ अफोर्डेबल करना होगा डायग्नोस्टिक के लिए। इसी के लिए हमने इनिशिएशन स्टार्टिंग से लिया है कि अभी 8-10 साल से जब से अपना पैथोलॉजी लैब रन कर रहे हैं, अफोर्डेबल टेस्ट और क्वालिटी मेंटेन करके उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सभी लोग टेस्ट करवा सके। प्रिवेंटिव टेस्ट कब और किस उम्र से ज़रूरी हो जाता है करवाना, क्या, और इसमें क्या डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है कि प्रिवेंटिव के लिए हम डॉक्टर का ही सलाह से करवाएं, या हम कहीं से मुझे लग रहा है कि नहीं मैं फील नहीं कर रहा हूँ, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ तो मैं करवा लेता हूँ? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। अभी इसके लिए मैं मनीष जी आपको, मैं अपने जो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। फुल बॉडी चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोल लें, इसको रूटीन हेल्थ चेकअप बोल लें, कोई एज स्पेसिफिक रह ही नहीं गया है। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक रह गया है। ठीक है, आपको जो पर्सन का बिहेवियर है, पर्सन का जो कल्चर है, पर्सन का जो रहन सहन है, उसका किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उस पर होल डिपेंड करता है। अभी मैं 2010 या 12 की बात करूं, जो रूटीन उस टाइम से ही हेल्थ चेकअप या अवेयरनेस कैंप्स, बहुत कुछ कैंप्स मैंने
ऑर्गेनाइज किए हुए हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। मैं स्कूल्स में हेल्थ चेकअप में गया हुआ हूँ। उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग अभी 10 साल पहले, 15 साल 20 साल पहले उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं था यंग एज में। यंग एज में बात करें 18 साल से कम की एज की, 18 साल के स्टार्टिंग आसपास की एज की, कोई भी डिजीज, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई और क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत ही क्रिटिकल वाले नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो देखा है हमने, बहुत यंग एज में डायबिटीज़ के, प्री डायबिटीज़ के केसेस देखे गए हैं जो स्टार्टिंग में। इवन इसीलिए बहुत रिसर्च अभी सामने आई है जो उसमें बिल्कुल ही इसमें साफ लिखा गया है कि आपको 18 साल के एज में ही 3 टेस्ट 4 टेस्ट ये रेगुलर बेसिक हेल्थ चेकअप जो है वो होने ही चाहिए। यही टेस्ट स्टार्टिंग से ही होते आ रहे हैं। कौन कौन से टेस्ट आते हैं इसमें? जैसे नॉर्मल ब्लड शुगर टेस्ट होगा और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होगा एंड ब्लड प्रेशर। ये 3 टेस्ट तो मैंडेटरी हो गए हैं 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में 3 टेस्ट मैंडेटरी गवर्नमेंट के और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आया है। जैसे ही सीबीएसई ने भी अभी गाइडलाइंस कुछ उसके बेस पे स्कूल्स में लगाए हैं कि शुगर डायबिटीज़ रिलेटेड में अवेयरनेस बच्चों में आए कि ज़्यादा मोटापा होना या इन सब चक्रों में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या सब नहीं खाना चाहिए, इन सब के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स खुद स्कूल्स लगा रही है। तो ये अवेयरनेस देना चाहिए कि प्री डायबिटीज़ का बहुत जेनेटिक, देखिए 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो जेनेटिक हो सकता है या अभी के टाइम में करंट जो सिनेरियो है वो इन्वायरमेंटल फूड का या फूड हैबिट या इन्वायरमेंट जो डस्ट है, इतना सब कुछ पॉल्यूशन है, उसकी वजह से है। तो इन सब को देखते हुए मैं डिस्कस ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कैंप्स की बता रहा था मैं। कैंप्स में स्कूल्स में उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम 2010 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में बिल्कुल ही केसेज नहीं आते थे, बिल्कुल ही केसेज नहीं आते थे। अभी लेकिन रिसेंट टाइम में हम कैंप्स, काफ़ी सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप्स कर रहे हैं, सोसाइटी में, पार्क्स में हेल्थ चेकअप करते हैं। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि अवेयरनेस आए लोगों में कि वो चेकअप कराएं। और वो चेकअप कराने से बहुत यंग एज में हमें डायग्नोस होता है कि प्री डायबिटीज़ है। अगर 15-18 साल में प्री डायबिटीज़ है, 15-18 साल में लोगों को प्री डायबिटीज़ केस में है, अगर आप देखिए डायबिटीज़ का कंसर्न ये सोचते हैं कि शुगर लेवल 130-140 क्रॉस किया, देन 110 से क्रॉस किया, देन समझ सकते हैं। लेकिन उसको फाइनल डायग्नोस करने के लिए कंफर्मेटरी HbA1c टेस्ट होता है। उसको भी हम एक समझते हैं एक पॉइंट में कि लोग अभी मानते हैं ये है कि जो नॉर्मल रेंज है, जब तक नॉन मेडिकल कोई हो, लैब में नहीं हो या कुछ एक्सपर्ट नहीं हो, वो ये समझेंगे जब तक बॉर्डर लाइन या डार्क ना आए, कुछ उसमें बोल्ड ना हो, तो वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस तो यही हुआ ना कि जो बॉर्डर लाइन पे भी जा रहा है, अगर 5.7 से अबव या 6 से अबव आपका, मतलब खतरे के निशान से पहले 6 हैं से आप अबव, हाँ अबव अगर एबनॉर्मल है, तो अगर 5.7 आ गया आपको तो आपको अलार्मिंग तो है ना। ये अलार्मिंग है कि मतलब रेड से पहले येलो जल गया था, अलार्म है ये। बिल्कुल, उसको आप समझे कि आपको कंट्रोल करना है, अपने फूड हैबिट ठीक करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, जिससे कि वो बिल्कुल उसके अंडर में ही, कंट्रोल में ही रहे, 5.5 के नीचे ही रहे। तो ये समझना जरूरी है कि हमें अर्ली मिल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है, हमारी बॉडी खुद ही बता देती है कि ये दिक्कत होने वाली है। तो उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में यही सब टेस्ट तो करते हैं कि इससे पता चल जाता है कि अब चेकअप कर रहे हैं हम, अब डायग्नोस, अभी टेस्ट के लिए कब जाता है आप ही बताइए। आप टेस्ट के लिए कब लास्ट टाइम कब करवाया था टेस्ट आपने? ये तो डॉक्टर जब सलाह दिया था तभी। डॉक्टर सलाह दिया था, डॉक्टर के पास कब गए हैं आप? जब कोई मुझे फील होता है जैसे कोई भी एक्यूट या इमरजेंसी केस हुआ तभी जाते हैं, उससे पहले तो नहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत अभी जो इंडिया में है, खासकर बहुत ही कम अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके कि आपको जब दिक्कत हो तब जाना है, दिक्कत होने से पहले जाना चाहिए। लैब टेस्ट, मतलब टेस्ट का मतलब ही तो यही है कि डिजीज़ होने से पहले आपको जो अर्ली डायग्नोसिस है वो बता देगा, इंडिकेट कर देगा कि इस तरफ जा रहा है। अभी 2-3 चीज़ें आप मान ले, ये ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ या थायराइड हुआ या सिम्टम्स और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल से हैं, जो हाइपरटेंशन का, ये आप अर्ली स्टेज पे रूटीन बेस पे अगर चेकअप कराते हैं, जैसे मैंने बताया 18 एज पे बेसिक हेल्थ चेकअप ये करा सकते हैं। इससे ये आपको इंडिकेट कर देगा कि ये इसमें अगर जेनेटिकली कुछ तो नहीं आया है या कुछ, अगर कुछ इसका अभी बिहेवियर जो है वो जो खान पीन है या रहन सहन है उतना बेकार तो नहीं कर लिया है, जो 18-19 साल में ही इनको कुछ चीज़ थायराइड या डायबिटीज़ के लिए कुछ सिम्टम्स होने लगे हैं। तो ये चेकअप ज़रूरी है बेसिक हेल्थ चेकअप पे, क्योंकि पहले का एज में था कि 40s
50 या 30 क्रॉस कर 35 क्रॉस करे, लेकिन अभी तो रूटीन हेल्थ चेकअप आपको 18 के प्लस में बेसिक हेल्थ चेकअप करा के रख लेना चाहिए। मतलब प्रिवेंटिव इट मीन्स कि आपको रेड जोन से जाने से पहले आप येलो जोन में हैं, येलो जोन में तो है, येलो जोन पता चल गया तो आपको रेड जोन में जाने से बचा सकता है। रेड जोन जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट हो उसको जाएगा। होना इससे ही पहले होना। आप जब तक ग्रीन जोन में है तो अपना टेस्ट करवाते रहिए। बिल्कुल सही आपने, रेड जो अगर ग्रीन येलो में अगर रुक गए आप वहाँ पे तो कंट्रोल कर लिया ना आपने आपको, कि कंट्रोल कर लिया। उसके बाद अब अगर उसकी डायग्नोसिस में ये देखा जाएगा कि ट्रीटमेंट लिया जाएगा, बहुत ही मेडिसिन माइनर लेवल पे आपको चलेगी। उसके बाद आप अपना फूड हैबिट लाइफस्टाइल ठीक करें। ये सारे तो मनीष जी यही तो बताया मैंने, लाइफस्टाइल डिजॉर्डर है। तो ये डॉक्टर के बिना सलाह से किया जाता है, मतलब वो करवा सकते हैं लोग? देखिए, डॉक्टर के सलाह के बिना जो अभी हमने बताया ये कैंप्स ऑर्गेनाइज, डॉक्टर के हेल्थ एडवाइजर ही आपको एडवाइज करेंगे ये सब टेस्ट करवाने के लिए। कहीं अगर कुछ दिक्कत हो, सिम्टम्स बेस अगर है आपको, सिम्टम्स हैं तो वो डेफिनेटली आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, उनसे समझें, उनको सारी चीज़ें बताएं और वो फिर डॉक्टर सजेस्ट करेंगे ये टेस्ट ये सब चीज़ कराने के लिए, तभी कराएं। लेकिन मैंने जैसे ही बताया आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप इतना नेसेसिटी अभी के टाइम में है, रूटीन हेल्थ चेकअप, कि आपको ज़रूरी है कि ये बेसिक 10-12 टेस्ट होने ज़रूरी है, किसी भी एज में आप करा सकते हो। 18 का मैंने बताया ही जैसे बेसिक हेल्थ चेकअप। अब रूटीन हेल्थ चेकअप की बात करें और जो एडवांस हेल्थ चेकअप की बात करें, 30 अगर एज पे जाके आपको एडवांस लेवल पे कराना ही कराना, मैंडेटरी है टेस्ट। सपोज कोई 40-45 के एज में है अभी और उनको कोई कुछ नहीं डायग्नोस्ट हो रहा है, मैं फिट हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए उनको? जो अभी आपने बहुत सारे केस सुनेंगे, जो कोई कहीं मैराथन पे जा रहे हैं, कहीं जिम में हैं, कहीं नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या स्कूल में हो, फेंट होके अटैक आया और वो है नहीं दुनिया में, वो सभी फिट थे, सभी हेल्दी थे, सभी हेल्थ के अवेयरनेस थी उनको। लेकिन हेल्थ अवेयरनेस मीन्स ये नहीं हुआ कि जिम में आप जाके पूरी शेप में रहें। जिम में जाना, रूटीन हेल्थ चेकअप कराना, बोथ आर सेम, मतलब इक्विवेलेंट है, इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट उतना ही है। आप 40 के अबव में जाते हैं तो आपको बिल्कुल ही रूटीन हेल्थ चेकअप, जो CBC, एलेप्टिक, KFT, थायराइड और विटामिन B12, विटामिन D3, HbA1c, यूरिन का इन्फेक्शन, उसके साथ साथ अगर मेल हैं तो PSA टेस्ट वो करा सकते हैं, अगर फीमेल है तो CA125 करा सकते हैं। ये सब मैंडेटरी टेस्ट हैं, करवाना है आपको। अब यूरिन टेस्ट की देखिए, यूरिन का पूरा UTI का पूरा ही कंप्लीट पता चल जाता है आपको। यूरिन इन्फेक्शन मुश्किल से 100 रुपये का टेस्ट है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, उसमें आपको सारी चीज़ कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। प्रिवेंटिव चेकअप होता है ये बेस्ट 6 मंथ या 1 ईयर्स में एक बार करवाना चाहिए? हाँ, 6 मंथ्स अगर 40 एज में 6 मंथ पे कराएं, 30 में 1 ईयर में कराएं। अगर कॉस्टिंग क्या आता होगा बेसिक, कॉस्टिंग एवरेज अगर मतलब एक आम व्यक्ति को अगर फिट है फिर भी उनको अपने ऊपर एक्सपेंस करना चाहिए, जो हमें येलो जोन में ना लेके चले जाए, रेड जोन में ना लेके चला जाए, मुझे जो चीज़ें डायग्नोस्ट होने से पहले मुझे पता चल जाए, तो उसके लिए साल में कितना कॉस्टिंग आ सकता है? देखिए, साल में मुश्किल से आपका 1500 से 2000, 2500 के रेंज बात करेंगे। अब जो टेस्ट की है 1500 से 2000, 2500 तक लैब साल में एक बार अपने ऊपर खर्च डिफर करता है, लेकिन उतने में आपका इजीली चेकअप हो जाएगा और उसके अंदर में ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। कि और स्पेसिफिक और उसके अंदर में कुछ स्क्रीनिंग में कुछ आता है, देन आपको डॉक्टर से सजेशन लीजिए, उसके बाद एडवाइस लीजिए उनके, और उसके बाद कुछ अगर और टेस्ट एडवाइस करते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो फिर फर्दर कंफर्मेशन के लिए कुछ और बेटर टेस्ट होते हैं, वो जो आप गाइड कर पाएंगे बेटर ट्रीटमेंट के लिए। आज के दौर में जो आज के यंग जनरेशन है, अब मैं खुद ही इससे प्रेरित वो हूँ, हेयर फॉल जो बहुत बड़ा कारण बन गया है आज की डेट में, हेयर फॉल क्योंकि महानगर में खास करके है, तो इसके लिए कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो लोग करवाएं तो उससे पहले पता चल जाए कि आपको हेयर फॉल से पहले हम प्रिपेयर हो जाएं कि भाई मेरा होने वाला है अब तो? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हेयर फॉल बहुत मेजर इशू है आज के टाइम में। बहुत अभी बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं कि आपको ये देखिए, एक दूसरे से हमेशा ही मैंने बताया कि सारे टेस्ट में एक दूसरे से ऑर्गन पार्ट जो है इफेक्टेड होते हैं। इंक्लूड मीन्स कि आप जैसे टेस्ट कराएं, इसमें मेजरली टेस्ट होते हैं जो हार्मोन्स के बेस पे ही, जैसे टेस्ट है हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन, और जो आपके टेस्ट होंगे आयरन प्रोफाइल होगा और फेरेटिन होगा, कॉर्टिसोल टेस्ट एक होता है, सब मेजरली इफेक्ट करता है इसमें आपको, और DST टेस्ट सबसे मेन टेस्ट है DST। आपको ये टेस्ट कराने ज़रूरी है।
अब कॉर्टिसोल भी दो होते हैं कि मॉर्निंग 8 AM होता है, 8 AM ही ओनली होगा, उसी टाइम में पीक पे मेजरली एक्यूरेट वैल्यू आपकी आती है। वो चेकअप कराना हेयर फॉल के लिए डिटेक्ट कर पाएगा आपके किस रीजन की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। वेरियस रीजन हो सकते हैं, लेकिन रीजन एग्जैक्ट पता करने के लिए यही है। अगर यही सेम चीज़ फीमेल में देखें तो टेस्टोस्टेरोन के मेल हार्मोन हुए, और फीमेल हार्मोन में जैसे LH, FSH, प्रोलेक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे टेस्ट करवा सकते हैं। वो भी फीमेल हार्मोन में जैसे अभी देखा गया कि PCOS का बहुत ज़्यादा केस आ गया। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा अलार्मिंग ये है कि फीमेल में PCOS का सबसे ज़्यादा ही केस आ रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इस टाइम में जो हम देख रहे हैं, तो वो भी कारण है बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करने के लिए। हार्मोनल इफेक्ट एक दूसरे से लिंक ही होते हैं, तो इन सबको टेस्ट करवा सकते हैं हेल्थ चेकअप के साथ। प्रिवेंटिव में ही आता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी क्लिनिकल डायग्नोसिस मेनली हो गया एक तरह से, कुछ और भी अवेयर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अब डायग्नोस होता है तो फिर आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या पहले भी डॉक्टर से सलाह लें? नहीं, ये भी चेकअप आप जो करवा सकते हैं जस्ट फॉर आपने सिम्टम्स बताया है, जो हेल्थ एडवाइजर हैं आपके, डॉक्टर हैं जो कहीं भी हेल्थ एडवाइज कर रहे हैं, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है आपको कोई भी चीज़ के लिए, ये आप हेयर फॉल आपको हो रहा है तो हेयर फॉल का एक प्रोफाइल है हमारा पूरा ही, और उसके साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के साथ एड ऑन ले सकते हैं कि हेल्थ चेकअप का आपने हेयर फॉल के लिए अगर हो रहा है तो वो हार्मोन प्रोफाइल प्लस ये सारे टेस्ट ऐड कर लिया आपने, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हो जाएगा। अगर यही तो है, आप फुल बॉडी चेकअप या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को इस तरह से समझिए कि आप सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? अगर आप सुबह उठे हैं, आप पूरा फ्रेश हैं, सब कुछ ठीक है, कोई थकान नहीं है, कुछ नहीं, ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ से आ रहे हैं, आप फ्रेश हो रहे हैं, यूरिन में आपको कोई पास करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काम में वर्क में दिक्कत नहीं हो रही। सेल्फ इवैल्यूएशन सुबह उठने से रात को सोने तक का होता है। आप अगर कहीं भी ये बोलें कि अगर उसमें कोई भी चीज़ दिक्कत आ रही है आपको, आइज में आप देख नहीं, कहीं दूर का देख नहीं पा रहे या पास को देखने में दिक्कत आ रही है, तो सभी चीज़ों में तो है, डेंटल, आई, आपका ENT डिपार्टमेंट हो गया, पूरा हेल्थ का हो गया, सब कुछ, ये पूरे शरीर का बॉडी पार्ट्स ले लीजिए ना आप, सभी बॉडी पार्ट्स नॉर्मली आपको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि आपके बॉडी में कुछ होने वाला है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझ जाएं। अवेयरनेस तो यही चीज़ है ना, आप सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि आपके टाइम टू टाइम एक्चुअली हेल्थ मॉनिटर भी करना चाहिए, कोई हेल्थ डायरी रखना चाहिए आपको, ब्लड प्रेशर कितना है आपको मॉनिटर एक एज पे जाके अगर मेंटेन करके रखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि क्यों कार्डियक अरेस्ट इतनी जल्दी अभी हो रहे हैं एज में, इसीलिए हो रहे हैं ना कि कोई हेल्थ के अवेयरनेस नहीं है सब में। हेल्थ अवेयर होंगे तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं हम। अब जैसे बात करें कि इतने यंग एज में क्यों हो रहा है, इन सब के लिए कार्डियक प्रोफाइल होता है। अब फीवर, जैसे फीवर प्रोफाइल हुआ, जैसे हम फुल बॉडी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, अगर किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हुआ, देन आपको वो क्या कर सकते हैं, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उसको स्क्रीनिंग बेस पे टेस्ट कर सकते हैं, या उसको आप एड ऑन ले सकते हैं कुछ प्रोफाइल में, ये मुझे पेन भी हो रहा है, तो आप जस्ट नॉर्मल टेस्ट के लिए करवा सकते हैं इसको चीज़ को। जैसे अब हेरिडिटी ना हो, कोई हिस्ट्री नहीं हो, पास हिस्ट्री नहीं हो, यंग एज में किसी की सर्टन हार्ट अटैक आया हो, देन आपको 25 से अबव में, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो 18 से प्लस में भी आपको 2D को करा सकते हैं। 18 प्लस में आपको 25 एज है आपकी और प्रीवियस हिस्ट्री है, तो ECG और 2D को चेक करा सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म पता चलेगा और उसमें पता चल जाएगा कि कुछ दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत सारी चीज़ों में देखा गया, ये सभी रिपोर्ट्स सब कुछ नॉर्मल आता है, नॉर्मल आया, तो कौन ऐसा एक टेस्ट है जिससे कि आपको हार्ट के बारे में कि पूरी कंफर्मेशन दे देगा कि हार्ट के ब्लॉकेज है या नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो आज का जो यंग जनरेशन है, खास करके महानगर में, ये सब तो मैं यहाँ पे सुना करके इतनी सारे मतलब तादाद में लोग बोलना शुरू किया है, एंजाइटी, डिप्रेशन और लगातार सिर दर्द, ये जो है आजकल की यंग जनरेशन में बहुत आम समस्या बन गई है। क्या कोई प्रिवेंटिव टेस्ट है जो बिना डॉक्टर की सलाह लिए कराया जाए और एंजाइटी से, डिप्रेशन से उसको लाभ मिल सके उस टेस्ट से? देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि अभी के टाइम में ज़्यादा वर्ड बोल रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बात कर रहे हैं। ये बात देखिए कितने तक हद तक सही है, नहीं है, ये नहीं कह सकते। स्ट्रेस मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रेस मीनिंग में कोई काम करने के लिए, किसी काम करने के लिए वो स्ट्रेस लेना, मतलब उसके लिए आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए आप। तो ये एक लेवल से आप कोई काम करने के लिए हंस के कर ले या कोई टेंशन लेके कर ले, स्ट्रेस लेके, वो वाला हुआ।
वो बात ये हुई कि कोई काम करना है, मुझे कोई टाइमली काम करना है और उसके लिए बहुत स्ट्रेस ले रखा है। किसी को अकाउंटेबल हैं, कहीं रिपोर्टेबल हैं, कहीं किसी चीज़ के लिए हम, तो उसको लिए स्ट्रेस ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले के टाइम में नहीं कुछ ऐसा था, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लेकिन डिप्रेशन या एग्जाइटी पहले भी ज़माने में होती होगी और बिल्कुल ही होता होगा, लेकिन इसका वर्ड पहले कुछ और होता होगा। जैसे लोग चिंतित होना, कुछ भी चीज़ हिंदी में बोल रहे हैं या कुछ भी चीज़ गांव देहात में कुछ और भी वर्ड बोल सकते हैं उसको, लेकिन मन नहीं लग रहा है या कुछ ऐसा ही कुछ और वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अभी ही आया है ये। लेकिन रिसेंट टाइम में ये जो वर्ड मिल गया सभी यंग जनरेशन को या अभी को, तो ये बोलने लग गए हैं ये डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एग्जाइटी और डिप्रेशन, ये सब चीज़ें मैंने बताया, ये है क्या, वर्क कोई भी काम कर रहे हैं हम, उसको एक प्रेशराइज कर रहे हैं माइंड को, ये जल्दी करना है या टाइमली करना है, उसको उसके लिए स्ट्रेस ले रहे हैं। तो उसका स्ट्रेस लेने का वही चीज़ है कि उसको आपको लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। उसमें कोई भी टेस्ट आपका डिटेक्ट, कोई चीज़ ऐसा एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई टेस्ट ऐसा है जो वो डिटेक्ट कर पाए, लेकिन लाइफस्टाइल जिसकी वजह से वो आप मूड स्विंग होता है, जैसे थायराइड है, उसकी वजह से आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, काम, थकावट हमेशा रहेगी। विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी का बिल्कुल ही उसमें है कि आपको हमेशा थकावट रहेगी, कुछ चीज़ काम करने का मन नहीं करेगा। विटामिन B12 का मेन होता है नर्व से रिलेटेड का, जैसे कि कोई काम कर रहे हो हम, अभी बहुत यंग जनरेशन में अभी देखा गया, जैसे कोई काम कर रहा अचानक भूल जाता है क्या कर रहे थे, ये मतलब ये है कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से रिलेट कर सकता है, ये मेजरली डिटेक्ट कर सकता है। तो ये थायराइड हुआ, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब चीज़ें आप करवा के स्क्रीनिंग कर सकते हैं, पता चल सकता है उस रिलेटेड में, और फिर डॉक्टर से आपको दिखा के उनसे एडवाइस ले सकते हैं। मेजरली आप ब्रेन में हेडेक हुआ, वो लॉन्ग टाइम तक हेडेक है, वो फिर अलग क्लिनिकल केस में आ गया। वो आपके लिए किस पर्पज से हो रहा है। अब माइग्रेन है, माइग्रेन के लिए भी एज सच कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको कोई टेस्ट नहीं है, मीन्स टेस्ट नहीं है कि आपको उसको डायग्नोस कर सके। सिम्टम्स ही होता है तो उसके बेस पे हम कहते हैं। अब लॉन्ग टाइम तक हेडेक है, उसको स्क्रीन के लिए MRI ब्रेन है, इमेजिंग टेस्ट है, MRI ब्रेन करा सकते हो। मेंटल MRI का टेस्ट तो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लिया जा सकता। हाँ, बिना डॉक्टर की सलाह। ओवरऑल ये बताया कि ये सब चीज़ें आप रूटीन हेल्थ चेकअप में आप ऐड कर सकते हैं, इन सब से पता चल सकता है। थायराइड, विटामिन B12, CBC और विटामिन डी, ये 4-5 टेस्ट ये जो है आपके कुछ सिम्टम्स शो कर सकते हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग जगह रूटीन हेल्थ चेकअप में भी ये सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, तो ये भी करा सकते हैं आप, इसमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर और भी कुछ है तो आप, कुछ दिक्कत और ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही। और कोई भी इमेजिंग कराने से पहले बेटर तो सजेस्ट यही है, कोई भी आपको कोई रेडिएशन लेने से पहले कोई भी चीज़ को वो कम से कम कराना हो। उसके साइड इफ़ेक्ट्स नॉमिनल है, नाम मात्र है, लेकिन कम से कम कराना हो ज़्यादा सही है। एक्सरे से लेके CT स्कैन, कुछ भी चीज़ कराना हो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करा के ही कराना चाहिए ये सारे टेस्ट तो। लेकिन अब अगर इतनी प्रॉब्लम है, लॉन्ग टाइम, मैंने जैसे बात की हेडेक है, लॉन्ग टाइम हेडेक है, आपको बहुत लगातार हेडेक कभी छूट ही नहीं रहा है, तो उसको पता करने के लिए तो आपको कुछ करना होगा। तो हमारे सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे ब्रेन कराइए, उसमें पूरे मेंटल हेल्थ के बारे में सारी चीज़ें पता जाएंगी। आप डॉक्टर को दिखाइए और ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन बहुत ऐसे लोग तो होते हैं ना कि टेस्ट कराने से भी डरते हैं, जैसे कि टेस्ट करवाएंगे डायग्नोस्ट हो जाएगा, कुछ निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। टेस्ट कराने से डरते हैं, टेस्ट कराया तो कुछ आ जाएगा तो उससे डरते हैं। डरना उससे चाहिए, टेस्ट ना कराने से डरना चाहिए। अगर नहीं कराया और हमें लेटेस्ट स्टेज पे, बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आप किसी चीज़ का डिटेक्ट हुआ, कैंसर का डिटेक्ट हुआ, किसी नॉर्मल केस थायराइड का, शुगर का लेटेस्ट स्टेज पे डिटेक्ट हुआ। बहुत सारी हमारी अम्मी बताया हमने, यंग जनरेशन में 30, 35, 40 तक ना बॉडी हमारी इतनी, भगवान ने इतनी अच्छा बनाया है बॉडी को कि आप कुछ भी उसके साथ आप कुछ भी आप करें, मतलब कैसे भी खाना पीना खाएं, कितने देर रात सोएं, आप सुबह लेट उठें, कुछ भी चीज़ लाइफ स्टाइल पूरा ही आप करके रखें। लेकिन 30-35 साल तक ज़्यादातर कुछ नहीं होता, उसके बाद ही क्यों आता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं टेस्ट कराने से डर लगता है, अगर मैं टेस्ट कराऊंगा कुछ डायग्नोस हो जाए, कुछ निकल जाए तो फिर मैं क्या करूँगा। इस वजह से भी कई लोग होते हैं ऐसे जो टेस्ट नहीं करवाते, उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे ये ऐसा केस तो है, बिल्कुल मानते हैं ऐसे, और ये है आज के परसेप्शन में बना हुआ है कि टेस्ट नहीं कराना चाहिए, डर लगता है। मैं यही कहना चाहूँगा, टेस्ट से डरना नहीं चाहिए। टेस्ट तो एक्चुअली आपका बीमारी होने से पहले आपको डायरेक्टर बताता है डिजीज़ है या होने वाला है, वो बताता है आपको। तो टेस्ट से डरना नहीं चाहिए, टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए आपको। और इसके लिए
वही मैंने प्रिवेंशन के लिए बताया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जो आपका हेल्थ चेकअप जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे मान लेते हैं अब प्रिवेंटिव क्यों ज़रूरी है। कैंसर का टेस्ट करवाया आपने, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो उसका क्योर, ट्रीटमेंट अर्ली डिटेक्शन में होगा तो लॉन्ग टाइम के लिए सब चीज़ों के लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थायराइड है, डायबिटीज़ है और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया, 30 एज है, मान लीजिए आपकी कोलेस्ट्रॉल एज बढ़ा हुआ है और आपको 30 एज में पता चल गया है, तो अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करके प्रॉपर मेडिकेशन लेके प्रॉपर तरीके से डाइट मेंटेन करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे हेल्थी रह सकते हैं। इसी तरह से कि कुछ भी थायराइड डिजीज रिलेटेड और शुगर डिजीज रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो आपको, तो ये आपको करवाना चाहिए। तो हमेशा ये कहूँगा, डरना नहीं चाहिए टेस्ट के लिए। अर्ली डिटेक्शन सबसे बेस्ट है कि आपको डिटेक्ट पहले करेगा, टेस्ट डिटेक्ट करता है ना कि आपको डराता है। डराएगा भयानक तब जब बहुत अर्ली, बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाएगा, स्टेज बहुत लेटर होगा, जो कवर करने के लिए, जो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, तब दिक्कत है। तो इसलिए हमेशा टेस्ट टाइमली कराना चाहिए और रूटीन हेल्थ चेकअप तो मस्ट मैंडेटरी है। अच्छा, अगर महानगर में रहते तो खास करके? बिल्कुल, महानगर में तो है ही, क्योंकि जैसे हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था, क्योंकि अभी के टाइम में इन्वायरमेंट हुआ, कुछ भी चीज़ है, आपको मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई टेस्ट कराने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था, आप कभी रूटीन चेकअप कराते नहीं हैं, कभी आपने टेस्ट कराने के लिए गए तो कोई दिक्कत हुई तभी जाएंगे। तो यही टेस्ट है, आपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराया आपने और KFT में कुछ एबनॉर्मलिटी आई आपको। और KFT में क्या, यूरिया क्रेटिन जैसे आपको लगे, क्रेटिन इंक्रीज नहीं है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा, कुछ भी चीज़ खुद ही डायग्नोस ना करें, रिपोर्ट देख के, रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाए। अब क्या है, क्रेटिनिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ आपका, या इंक्रीज नहीं, नॉर्मल रेंज भी है, लेकिन जब किडनी में प्रॉब्लम आएगी तब ना दिखेगा, उसमें क्रेटिनिन इंक्रीज जाएगा, तब क्या कर लेंगे आप। तो बॉर्डर लाइन वाला, जैसे मैंने HbA1c के लिए डिस्कस किया था, सभी के लिए है कि बॉर्डर लाइन जब ही आने लगता है तभी इंडिकेट कर देता है। इसमें KFT में एक टेस्ट और ज़रूर ऐड करना चाहिए, जिससे कि आपका पता चलता है GFR वैल्यू पता चलती है, उसमें फिल्ट्रेशन रेट क्या है वो पता चलता है, अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। क्रेटिनिन भले ही बाद में इंक्रीज होगा, लेकिन आपका किडनी फंक्शन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, GFR पहले ही बता देता है आपको। तो इसीलिए बहुत स्पेसिफिक टेस्ट सब जो है वो आपको अर्ली डिटेक्ट करके बता देते हैं। इसीलिए रूटीनली टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे कि डिटेक्ट हो सके आपका पहले ही, बीमारी होने से पहले ही पता चल जाए आपको। अब मेरा सवाल है एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हम अगर, तो बहुत से लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, जैसे IT में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, ये सब जो नाइट ड्यूटी करते हैं। तो नाइट शिफ्ट में जगना, नाइट में जगना, जैसे दिन सोने के लिए बना, जगने के लिए बना है, रात सोने के लिए बना है, ये कहीं ना कहीं तो हेल्थ का इशू आता है। तो ऐसे लोग क्या टेस्ट करवाएं जिससे इनको पता चल जाए कि मैं नाइट शिफ्ट का जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कुछ आने वाले टाइम में डायग्नोस हो सकता है, तो उससे फिर पहले ही मैं कोई ऐसे चेक करवा लूँ जो मुझे इन चीज़ों से मैं बच सकूँ। बिल्कुल सही बात है, ये टेस्ट कराना चाहिए। इसके लिए आप रूटीन, जैसे आपने कहा नाइट शिफ्ट है, तो आपको इसको डेली रूटीन को मेंटेन करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप नाइट शिफ्ट में हैं तो डे में प्रॉपर नींद लें, आप प्रॉपर जो टाइम टेबल आपका बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग आप डाइट प्रॉपर लें। लेकिन इससे ये होगा कि आपका जो रूटीन चेंज होता है तो डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इन सब पे इफेक्ट होता है। और बहुत सारी चीज़ें आप टाइमली खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसके बाद भी आप नाइट शिफ्ट हैं तो डे में ही आप जग रहे हों, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप रूटीनली चेकअप में ही कवर ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और साथ साथ आप ना मॉनिटर भी करते रहें। जैसे मैंने हेल्थ डायरी बोला, सबको डायरी मेंटेन करते हैं, अगर नहीं करते हैं हेल्थ डायरी मेंटेन जरूर करना चाहिए। अगर सेल्फ असेसमेंट, इसी सब में सेल्फ असेसमेंट का एक स्टोरी मैंने बताया था आपको। सेल्फ असेसमेंट जो है, खुद का असेसमेंट डॉक्टर के जाए बिना भी आप कर सकते हैं। आप अगर जा रहे हैं सब कुछ हेल्थ, आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, अगर रात भर जग रहे हो, दिन में भी सो नहीं रहे हो, तो आपको तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी, थकावट होगी या आपको एंग्जाइटी होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगी, आपकी लाइफ स्टाइल में उसके कितना हैम्पर हो रहा है, आपको आपकी लाइफ स्टाइल उसके बाद कितनी डिसबैलेंस हो रही है, उसको बैलेंस करके जरूर रखना है। कि आपने नाइट शिफ्ट किया तो डे शिफ्ट में, डे में आपको प्रॉपर नींद लेनी है, टाइम जो आपने बनाया खाना खा, प्रॉपर टाइम में खाना खाना है, और रूटीन चेकअप उसके साथ ज़रूरी है ही, आप कराते रहें, जिससे कि सब चीज़ें आपको अपनी
अपना ट्रैक रखें, अपना जैसे जिम जाके पूरे बॉडी को शेप में रखते हैं, ऐसे इंटरनल सभी चीज़ों के बारे में आपको मेंटेन हो जाए। किडनी फंक्शन कैसा कर रहा है, लिवर फंक्शन कैसा कर रहा है, विटामिन की कमी तो नहीं है, कैल्शियम की कमी तो नहीं है आपके बॉडी के अंदर में, ये थायराइड के कुछ सिम्टम्स तो नहीं लग रहे हैं, डायबिटीज़ कुछ तो इंडिकेट नहीं कर रहा कि फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। ये सब इंडिकेट करने के लिए ही है कि आपको रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, जिससे पता चल जाएगा आपको। अब जैसे डाइट से रिलेटेड टेस्ट होता है, जैसे शुगर कोई टेस्ट करवाता है, मान लीजिए डायबिटीज़ टेस्ट करवाता है, और डायबिटीज़ टेस्ट करवाने से बहुत सारे लोग होते हैं क्या डायबिटीज़ से पहले क्या करेंगे, शुगर खाना बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता होगा टेस्ट पे। जैसे मान लीजिए मेरा आज मैं डायबिटीज़ चेक करवाना है मुझे, मैं 4 दिन से शुगर बंद कर सकूँ, मतलब मीठा खाना बंद कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि मेरा इससे क्या होगा कि रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ जाएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इससे? देखिए नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नहीं है। शुगर आपकी ग्लूकोज जो अमाउंट है, शुगर वैल्यू जो है आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तो लोअर रहेगी, हायर रहेगी, कुछ ना कुछ तो रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव ये नहीं होता है। आपकी रेंज होती है, जैसे फास्टिंग की रेंज हुई है 70 to 110 है, पीपी के हुआ 90 to 150 है। तो ये रेंज है, मतलब खाना खाने के बाद कितनी रेंज होगी, खाना खाने से पहले कितनी रेंज होगी। आपने ये बहुत अच्छा कहा कि आप 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले तक कर हाँ, बहुत लोग होते हैं तो ऐसे। बहुत दिन पहले मेंटेन कर सकते हैं, बहुत फ़र्क होगा इसमें। लेकिन वही तो है इवैल्यूएशन करना, आप 10 दिन पहले मेंटेन कर लें, 10 दिन पहले मेंटेन कर लें, शुगर वैल्यू तो नॉर्मल रेंज आ जाएगी। लेकिन स्पेशल टेस्ट है HbA1c, ये आपका सबसे पहले 3 मंथ का रिकॉर्ड बताए, 3 से 4 महीने का रिकॉर्ड आपको परसेंटेज में बता देगा कि आपने एवरेज ब्लड शुगर मान लो 6 है, तो 120 to 30 के बीच में आपका एवरेज 6%, इसका मतलब हुआ 20 to 20 30 आपका एवरेज ब्लड शुगर लास्ट 3 से 4 महीने में मेंटेन कर रखा है आपने। 10 दिन का मेंटेन नहीं होगा, वो डिटेक्ट कर लेता है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर गाइडेंस लेंगे तब वो टेस्ट कराएं। अगर शुगर जैसे कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है, आपने बहुत ही ऑयली या मिल्क प्रोडक्ट या कुछ फैट एब्जॉर्प्शन वाला रात में आपने एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, सुबह आपको उसका असर दिखेगा, बहुत हायर साइड में दिखेगा। मे बी नहीं भी दिखे, लेकिन मैक्सिमम चांसेज दिखेगा। आपने बहुत कुछ मीठा खा लिया है, सुबह ही खा लिया, रात में बहुत कुछ मीठा खा लिया आपने, 4-5 रसगुल्ले खा लिए, बहुत मिठाई खा ली, सब कुछ खा लिया। जैसे दिवाली आ रही है, अभी दिवाली के बाद बहुत कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चेकअप कराएंगे तो हायर साइड में आएगा उसको। लास्ट 10 डेज का रिकॉर्ड जो आपका शुगर फास्टिंग पता चलता है, और 3 से 4 महीने का पहले पुराना रिकॉर्ड HbA1c में शुगर की वैल्यू पता चलती है। वो एक्चुअली परसेंटेज में बता देगा आपको। वही डायबिटीज़ डिक्लेयर करता है कि डायबिटीज़ है या कंट्रोल अच्छा कर रखा है आपने, या नॉन डायबिटिक पेशेंट कस्टमर है, ये बताता है HbA1c आपको। शुगर करंट वैल्यू बताता है आपका कि लास्ट 10 डेज या 2 डेज में आपका क्या वैल्यू है, क्या मेंटेन कर रखा है आपने, वो बताता है। अच्छा, महिलाओं के लिए कोई प्रिवेंटिव टेस्ट होता है, खास करके जो 30 वर्ष से ऊपर की हैं उनके लिए? देखिए आज के टाइम में जैसे मैंने डिस्कस किया है कि आपको PCOS का जो है सबसे ज़्यादा केस अभी आ रहे हैं। तो एक हार्मोन प्रोफाइल जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप जो कॉमनली है, उसके साथ PCOS का बिल्कुल ही ऐड करना चाहिए, जिसमें हार्मोन्स प्रोफाइल में टेस्ट जो होंगे आपके, जैसे LH, FSH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रेडॉल हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, AMH एंड ये सारे टेस्ट जो प्रोफाइल है, ये सारे टेस्ट ऐड होने चाहिए फुल बॉडी चेकअप के साथ साथ, जो कि आपको हार्मोन्स के साथ बताएगा। और कैंसरस मार्कर्स जैसे कि लेटेस्ट ऑन स्टेज में 35-40 के ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अच्छा। तो इस इमेजिंग में जाना चाहेंगे तो इमेजिंग में मेमोग्राफी चेक करा सकते हैं। इसके लिए 40+, 45+ में अब मेमोग्राफी भी कराएं उसके साथ में। और साल में एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, ये रिकमेंडेशन रहेगा। साल में एक ओवरऑल हेल्थ का, जैसे मैंने डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि आपको ओवरऑल हेल्थ के बारे में इमेजिंग स्ट्रक्चर बताता है कि होल एब्डोमेन में, पूरे पेट में आपके अल्ट्रासाउंड में, जैसे लीवर का साइज़ क्या है और किडनी का साइज़ क्या है, प्रॉपर हेल्थ बताएगा, स्ट्रक्चर बेस पे बताएगा आपको। और ब्लड टेस्ट में ये लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि लीवर कैसा काम करता है, वो बताएगा आपको। और किडनी कैसा काम कर रही है अभी आपके साथ, वो बताएगा आपको। ऐसे ही सारी चीज़ों को पता चला। लेकिन पेनक्रियाज कैसा है, क्या साइज है उसका, उसके लिए ये है। ब्लड टेस्ट में पेनक्रियाज के लिए अमाइलेज लाइपेज होता है, लेकिन फिजिकली कैसा है, क्या साइज है, उसका सारा हेल्थ बताएगा आपको अल्ट्रासाउंड में। तो अल्ट्रासाउंड बहुत साल में एक साल में एक बार करवा ले, या 35-40 के एज में प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ ले ले तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ पता चलेगा। और कुछ आपको दिक्कत लग भी रही है, एब्डोमेन में पेन रहता है, कुछ रहता है, तो वो भी करवा सकते हैं, वो आपको ओवरऑल हेल्थ बता देगा। तो फीमेल के लिए स्पेशली यही रहेगा
फुल बॉडी चेकअप में CBC, LFT, KFT, थायराइड, विटामिन की विटामिन B12, विटामिन D3, आयरन की प्रोफाइल कर सकते हैं, आयरन प्रोफाइल, फेरेटिन एंड यूरिन का UTI का इन्फेक्शन ज़्यादातर रहता है फीमेल को दिक्कत, तो UTI में यूरिन इन्फेक्शन के लिए यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत आती है तो यूरिन कल्चर भी एडवाइस डॉक्टर करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन फर्स्टली प्राइमरीली यूरिन रूटीन के लिए चेक कर सकते हैं। साथ में आपकी जैसे CA-125 है, कैंसर मार्कर है, ये मस्ट है, मैंडेटरी कराना ही है। उसके साथ आप PCOS का पूरा प्रोफाइल आता है हमारे पास है, वो अवेलेबल, वो करवा सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ों का हेल्थ का हार्मोन टेस्ट क्या है, हार्मोन्स बैलेंस कैसा है आपका पूरे बॉडी में, वो पता चल जाता है। अच्छा, आजकल जैसे बिफोर मैरिज टेस्ट भी लोग करवाते हैं, जैसे शादी से पहले, खास करके फीमेल के लिए ये होता है मैंडेटरी कर, मतलब बहुत सारे लोगों ने बॉय को भी, मतलब लड़के के लिए भी मैंडेटरी कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शादी से पहले हम टेस्ट करवाएंगे। इसमें कौन से टेस्ट आते हैं जो जरूरी हो गया है? ऐसा क्या हो गया जो लोगों को अब चेकअप शादी से पहले एक लैब में जाके टेस्ट करवाना, तो ये तो देखिए बहुत जगह यूज़फुल है। क्लिनिकली अगर देखेंगे तो जैसे थैलेसीमिया माइनर मेजर होता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर हो गए, दोनों ही थैलेसीमिया दोनों को है, तो बच्चे को चांसेज है होगा ही होगा, और उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे सर्वाइवल के लिए। अच्छा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि ये थैलेसीमिया का टेस्ट जो है वो सबसे मैंडेटरी है, और क्लिनिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तरीके से अगर करा जाए तो थैलेसीमिया दोनों चेक कराए। तो थैलेसीमिया में आप बताएंगे थैलेसीमिया कौन सा है, थैलेसीमिया प्रोफाइल आता है, थैलेसीमिया प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, उसमें पता चल जाएगा थैलेसीमिया दोनों में से किसी को है या नहीं है। अगर दोनों को है तो बिल्कुल ही उसको उस तरीके से डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए क्या कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाकी रूटीन हेल्थ चेकअप जैसे सबके लिए मैंडेटरी है, उसके लिए साथ में करवा सकते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अवेयरनेस के लिए, जैसे होता है कि STD पैनल है, STD पैनल मार्कर्स हैं, VDRL है, हेपेटाइटिस मार्कर्स है, HIV है, ये सब टेस्ट आजकल रिकमेंडेशन रहता है कि उससे पहले करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपने पार्टनर के बारे में और डिटेल में जान सकें, और करवा सकते हैं इसके लिए। और लिवर फंक्शन में जैसे SGPT SGOT हुआ, SGPT SGOT है, अगर 30 है, 30 से बिलो एज है, 25 एज है, आप माने कि उसको हमेशा नॉर्मल रेंज 40 तक है, 80, 90, 120 इसको रहता है उसको, तो मोर चांसेस है कि 35 में जाने के बाद उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये सब टेस्ट जो हैं क्यों ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन के लिए, इससे क्योर किया जा सके। डिटेक्ट होगा देन देखेंगे उसके लिए और रिलेवेंट टेस्ट क्या हो सकते हैं, वो टेस्ट करेंगे, और उसके बाद उसका क्योर होगा। तो टेस्ट इसलिए अर्ली डिटेक्शन में कराना चाहिए कि आपको पता चल सके उसमें कोई और ज़्यादा दिक्कत, तो मेजर दिक्कत तो नहीं है। इसके लिए रूटीन बेस्ड में ये थैलेसीमिया में इसके लिए रेकमेंड करते हैं, थैलेसीमिया प्रोफाइल मस्ट है, साथ में वायरल मार्कर प्लस फुल बॉडी चेकअप ये करवा सकते हैं चेकअप। अच्छा। तो ये रिकमेंडेशन रहेगा और दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अचानक से जो हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है लोगों को, कभी सुनते दिखते हैं चलते टहलते लोगों को हार्ट अटैक आ गया, ये प्रिवेंटिव टेस्ट वगैरह नहीं करवाते हैं, इसी का कारण हो सकता है कि उनको कुछ शरीर में पहले से कमी रही होगी। बिल्कुल कम, इसके लिए ये समझ सकते हैं हम, देखिए कार्डियक मार्कर्स आजकल ये आपको इंडिकेट करते हैं अगले 6 महीने में या क्या कितनी परसेंटेज चांसेज है कि आपको हार्ट अटैक होने वाले हैं, ये सब तक इतना सब तक बता सकते हैं। ऐसे एडवांस टेस्ट सब जब आ चुके हैं तो हम लोग अगर कुछ भी चीज़ सिम्टम्स लग रहा है यंग एज में, अगर ये तो फुल टाइम आपके लिए रिकमेंडेशन सभी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्लिनिकल हिस्ट्री है और कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं हार्ट से रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल ही हार्ट का पूरा प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। कार्डियक मार्कर्स कराने चाहिए स्टार्टिंग लेवल पे, ब्लड टेस्ट के जो लिपिड प्रोफाइल से स्टार्टिंग हुआ है, CPK MB, CPK NAC, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T और HSCRP, और ये सारे टेस्ट बेसिक लेवल पे ब्लड के ये ज़रूर कराने चाहिए। और उसके साथ साथ में डॉक्टर्स के एडवाइस के बाद, क्योंकि ये स्कैनिंग में जो टेस्ट होते हैं ये सब अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपने करवाया, उसके साथ में कार्डियक मार्कर ये पैनल ले सकते हैं। इसमें आपको ओवरऑल कुछ असेसमेंट मिल जाएगा कि क्या कुछ दिक्कत है हार्ट से या नहीं है। ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T बिल्कुल ही बताएगा करंट में आपको कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, हार्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता देगा आपको। उसके बाद फिर आप डॉक्टर से एडवाइस लेके, या उसके बाद दिखाना भी चाहिए। सबसे पहले तो आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होती है, सबसे फर्स्ट आपको डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन से आपको कंसल्ट करना चाहिए सबसे पहले।
उसके बाद ये सब टेस्ट करवाना चाहिए। और जो मस्ट मैंडेटरी है उसके ईसीजी और 2D को उसके बिना, उनके बिना परमिशन के बिना या उनके एडवाइस के बिना ही ज़्यादातर टेस्ट होते हैं। और फिर भी आप हेल्थ चेकअप में आजकल रखने लगे हैं ये सारे टेस्ट, लेकिन आप उनके एडवाइस के साथ में ही करें। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, उसको असेसमेंट करना है, तो डॉक्टर को दिखाओगे ही आप। तो पहले ही एडवाइस ले लें, ये सारे टेस्ट करा सकते हैं और वो डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। ईसीजी 25 से अबव है अगर आप, तो ईसीजी 2D को ये करवा सकते हैं। इसके ओवरऑल हेल्थ आपको पता चल जाएगा कि हार्ट का क्या है, क्या अभी स्टेटस क्या है, वो पता चल जाएगा। और उससे एडवांस लेवल पे कुछ करना है तो एक स्ट्रेस इको होता है, जो ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए आपको ट्रेडमिल पे रनिंग करते हुए आपका ईसीजी टेस्ट होता है। अच्छा, उसको स्ट्रेस इको बोलते हैं। तो स्ट्रेस इको वो टेस्ट करा के देखते हैं, वो एडवांस लेवल का है, जिससे आपको और भी बेटर क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हार्ट का आपका कैसा काम कर रहा है। और एट लास्ट फाइनल जो वन मोस्ट टेस्ट है, अगर आपको लिए पूरी निश्चिंत होना है, पूरा निश्चिंत होना है कि हार्ट से रिलेटेड मुझे दिक्कत है या नहीं है, कितना ब्लॉकेज है या नहीं है कुछ भी चीज़ के लिए, तो हार्ट ये समझना होगा कि हार्ट अटैक आता कैसे है। ये सबसे पहले हम समझते हैं हार्ट अटैक कैसे आएगा। जो हार्ट में जहाँ वेसल से ब्लड जहाँ पहुँचता है हार्ट के पास, हमारे पास उस वेसल में जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट जो है, वो जमा हो स्टक होता रहता है। अच्छा, वो स्टक कितना % हो रहा है वेसल में, वो अगर धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं होता, एकदम से 100% नहीं हो जाएगा, 10% होगा, 20% होगा। उस वेसल में वो चेक करने के लिए आपको टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं सिटी कोरोनर एंजियोग्राफी। अच्छा, ये मैंडेटरी हो जाता है जब आपको लगे कि बहुत, अगर कुछ श्योर होना हो, निश्चिंत होना हो अगले 1 साल 2 साल के लिए, कि मुझे कि पता करना है कि भाई मैं क्योंकि आजकल कार्डियोफोबिया भी हो गया है कि कार्डियोफोबिया ये समझ सकता है ना कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है, मुझे ये तो दिक्कत तो नहीं होने वाली है, या ये कुछ यंग एज में होने लग गया कि कुछ स्ट्रेस तो नहीं है, बहुत सारा। तो फाइनल पॉइंट है ये है आपको थोड़ा सा भी मानसिक रूप से, अगर मानसिक रूप से भी तो अब तनाव ले रहे हैं, हो भी रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो इसमें सिटी कोरोनर एंजियोग्राफी चेक कराएं, आप इससे क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। उसमें कितने % ब्लॉकेज है वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये आप ये बिल्कुल ही करा सकते हैं, ये डॉक्टर से एडवाइस के बाद कराएं और ये आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्टर के रिपोर्ट दिखाएं, वो बेटर गाइड कर पाएंगे आपको सारे चीज़। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट, अगर कुछ भी % रहता है उसका प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ें गाइड करेंगे आपको फिजिशियन। स्किन एलर्जी भी होता है, कई लोगों को स्किन एलर्जी हो गया है, जैसे डस्ट से भी हो जाता है, खाने पीने से भी एलर्जी होता है कई सारे, तो ये भी प्रिवेंटिव टेस्ट में भी आता होगा, जिससे हम लोग चेक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं, ये पूरा एलर्जी प्रोफाइल होता है। अच्छा, एलर्जी प्रोफाइल ये समझ सकते हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम खाना खाते हैं, अगर गट से रिलेटेड है तो गट हेल्थ, आजकल तो एसिडिटी है, कुछ भी चीज़ है, ब्लोटिंग हो रही है, कुछ भी चीज़ आप खा रहे हैं, आपको डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, या आपको कुछ चीज़, अब ये भी समझ सकते हैं एलर्जी सबको किसी न किसी चीज़ से है। और एलर्जी ऐसा कुछ नहीं है परमानेंट है कि शरीर में पूरे लाइफ टाइम में आपको एक चीज़ से एलर्जी है तो है ही, एक लाइफ टाइम में ये होगा आना जाना लगा रहेगा एलर्जी का। ऐसा नहीं कोई फिक्स एलर्जी किसी चीज़ से किसी को है ही, टाइम ड्यूरेशन भी हो सकता है। और इसको बहुत कुछ अभी इसके लिए अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी को होता है, अब दूध किसी को गेहूं से होगा, चावल से किसी को होगा, किसी डस्ट से हो सकता है, किसी मेडिसिन से हो सकता है एलर्जी। तो ऐसे ही कोई जैसे डॉक्टर मेडिसिन किसी को दे रहा है, कोई एंटीबायोटिक दे रहा है, अब उससे भी एलर्जी है वो पता करना जरूरी है। पहले कोई मेडिसिन किसी चीज़ के लिए प्रॉपर ऐसा लेवल आ गया है कि जैसे कोई ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, तो पहले उस एंटीबायोटिक ड्रग से एलर्जी किया जाता है टेस्ट उसका, कि इस किस ड्रग से उसको एलर्जी तो नहीं है। अगर प्रॉपर मेडिकेशन है, उसका एंटीबायोटिक है किसी ट्रीटमेंट का और वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट उसको तो एलर्जी क्रिएट कर रहा है या साइड इफेक्ट हो रहा है उसका कुछ भी चीज़, तो हम अपने से उसको ट्रीटमेंट ना करें। और कुछ भी चीज़ के लिए एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट है, जो स्क्रीनिंग लेवल पे पहले हम CBC, ESR, AEC और टोटल IgE जो ये टेस्ट करके देखें इसमें क्या आता है, ओवरऑल स्क्रीन डॉक्टर को दिखाएं। और इसमें कुछ दिक्कत है तो उसको देखिए, एलर्जी कुछ का क्योर नहीं है। आपके डॉक्टर की ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइंड में कि एलर्जी कराने से क्या फ़ायदा, एलर्जी टेस्ट कराने से पहले मुझे तो एलर्जी है और उसका क्योर तो है नहीं। मैं मानता हूँ एलर्जी क्योर नहीं है, लेकिन एलर्जी जिस चीज़ से है उस चीज़ से बचा तो जा सकता है आपको। हाँ, जो नहीं आपको आप डस्ट से समझिए, डस्ट में नहीं बचा जा सकता, आपको कहीं
कहीं जाना ही होगा, घर में भी है, तो उससे बचाव तो रख सकते हैं। आपको पर्दे में डस्ट है, कर्टन्स में है, आप सोफे बैठे हुए हैं, उसको क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से करें। जो मेजर पॉइंट्स है जहाँ पे स्टक हो सकता है डस्ट, उन सबको क्लीनिंग रख सकते हैं, तो अवॉइड कर सकते हैं अपने आप को उसको। तो इस एलर्जी कॉम्प्रहेंसिव एलर्जी प्रोफाइल एक टेस्ट होता है जिसमें 250 प्लस एलर्जेंस होते हैं, वो सारी चीज़ों को कवर करता है। ये फूड को कवर करता है, फूड एलर्जी पूरा कंप्लीट करता है, इंसेक्ट्स, एनिमल इंसेक्ट्स सब कुछ कवर कर सकता है उसमें आपका। और ड्रग्स सारे ड्रग्स जो ले रहे हैं आपको, मेनली पैरामीटर्स, वो सारी चीज़ कवर कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें 250 एलर्जेंस हैं जो आपके बॉडी डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं। और जो खाना खा रहे हैं या कुछ चीज़ आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल डस्ट होता है, इन्वायरमेंटल में जो चीज़ें होती हैं उससे, या एनिमल कोई है, एनिमल उसका डस्ट हो या कुछ पोलेंस हो, कुछ भी चीज़ हो, उसके रिलेटेड में उसको एलर्जी होगा। तो कुछ भी चीज़ एलर्जी अगर है तो वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करके आपको बता देता है। अब उसको फाइनल काम क्या करना है, उस चीज़ से अगर क्योर नहीं है तो कम से कम बचा तो जा सकता है। अगर चलो जी कोकोनट से ले सकते हैं, कोकोनट से एलर्जी है समझिए, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं आप। कोई मेडिसिन हुआ उसकी एलर्जी है, डॉक्टर देखेंगे तो डॉक्टर एलर्जी वो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे आपको, वो बेटर होगा आपके लिए। तो इसके लिए कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है आपको कि आपके बॉडी में किस चीज़ से एलर्जी है। और ये टाइम टू टाइम नहीं, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल पे करवा लेना चाहिए, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि किस चीज़ से एलर्जी है आपको, और वो आपको रूल आउट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, मतलब किससे हमें बचना है और किसके साथ हम चल सकते हैं। अब आखिर में आते हैं हम, भारत में हेल्थ चेकअप को लेकर लोगों की जागरूकता कितनी है, और क्या आप मानते हैं कि हमें ही स्कूल या कॉलेज लेवल पर ही हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए ताकि लोग टेस्ट से डरे नहीं बल्कि समझे कि टेस्ट ज़रूरी है? बहुत मेजर पॉइंट आपने बताया लास्ट में, और हम इसके बहुत खुल के बात करते हैं कि ये बहुत अच्छा लेवल बताया कि इसीलिए हम अभी भी कैंप्स कॉरपोरेट सब में तो है ही, स्कूल सब में, कॉलेज सब में भी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं कि हेल्थ के प्रति, और कम्युनिटी और जो ऑर्गेनाइजेशन सब है वो भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। अवेयरनेस यही है कि उसको अवेयर होना ज़रूरी है, टेस्ट से डरना नहीं है। टेस्ट एक सुई लगाना, एक आपको सुई लगाना सिर्फ नहीं हुआ, सुई लगा के ब्लड लेके आपको सारी आपका ब्लड पिक्चर पूरा होल बता देता है, आपका बॉडी का पूरा ही, आपने बॉडी के साथ क्या अभी तक किया हुआ है, क्या कर रहे हैं, वो सारा स्ट्रक्चर बता देगा आपको। कि उसके लिए आपको जानना, ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सेल्फ असेसमेंट करके अपने बॉडी में क्या चल रहा है वो पता करना ज़रूरी है। और उसको हम इस मुख्य रूप से समझते हैं कि जैसे बुखार हुआ, बुखार है तो डॉक्टर पास जाएंगे, टेस्ट लिखेंगे कुछ, चलो बुखार में है, ये टेस्ट है, तो ये तो क्लिनिकली हो गया, चलो ठीक है, फीवर है, डेंगू है, आपको मलेरिया है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ भी चीज़ हो, उसका टेस्ट लिखेंगे डॉक्टर, और आपको उसका ट्रीटमेंट देंगे, उसके बेस पे आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन जो अर्ली डिटेक्शन होता है किसी चीज़ के लिए, थायराइड हुआ, आपका किडनी फंक्शन हुआ, हम इस केस कि मतलब इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम मेजरली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ही लोगों को अवेयरनेस करके और हेल्थ चेकअप करते हैं। हम 70 to 80% वर्क इसी बेस पे है। और लास्ट 7 to 8 ईयर्स में हमने बहुत सारी न्यूली, मतलब थायराइड डायग्नोसिस, डायबिटीज डायग्नोसिस, इवन किडनी पेशेंट्स जिनको पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने हेल्थ चेकअप कराया और किडनी का उनका प्रॉब्लम है, और उनको फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट कराया उनको, फिर और अभी मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हमने इस बेस पे, उन्होंने नॉर्मली हेल्थ चेकअप कराने के बाद भी थायराइड डायग्नोस किया और डायबिटीज़ डायग्नोस किया उनको, और फिर बाद में किडनी डायग्नोस किया। बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि जॉन्डिस है, जॉन्डिस अर्ली स्टेज में उनको पता नहीं चलता था डॉक्टर को क्या चीज़ है, दिक्कत नहीं है, तो वो हम डायग्नोस करके बहुत मेजर, बहुत वास्ट लेवल पे सभी चीज़ें हमने डायग्नोस की है। इसका यही लगता है प्रिवेंटिव के जरिए ही हम कर पाए हैं। रूटीनली हेल्थ चेकअप जो कराएंगे उन्हीं में पता चल पाएगा, ना कि बहुत लेटर स्टेज पे जब बहुत जो हेल्थ बहुत बिगड़ जाएगी, उसके बाद रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए दोनों के लिए ही बहुत दिक्कत होगा, डॉक्टर को रिकवर कराना ही उनको मुश्किल होगा, ट्रीटमेंट करना ही मुश्किल होता है, और एज ए उनको पेशेंट समझे कि इस चीज़ को पहले ही करा ले तो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जागरूकता की जरूरत, जागरूकता के लिए कराना चाहिए बिल्कुल ही। और सरकार को भी उस पर, सरकार भी आगे स्टेप्स ले रही है, लेकिन ओवरऑल तो आपको जनता को ही समझना है ना, कि हम जो आम लोग को ही समझना है ना कि हमें क्या चाहिए, हमें हेल्दी लाइफ चाहिए। तो हम
जैसे फिट रहने की मुहिम चलती है, फिटनेस है, जिम जाना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा अपना हेल्थ का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना भी ज़रूरी है। आपके लीवर कैसा काम कर रहा है, किडनी कैसा काम कर रहा है, हेल्थ कैसा काम, पैनक्रियाज कैसा काम कर रही है, सब चीज़ों के बारे में जानना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना और चीज़ें हैं। और वो अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करे, डाइट इम्प्रूव करे, हेल्दी रहें, स्मार्ट रहें और फिट रहें। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हेल्थ एजुकेशन को अवेयर करें अपने से, क्योंकि हेल्थ एक बेटर इन्वेस्टमेंट है आपके लाइफ के लिए। और उसमें रूटीन हेल्थ चेकअप सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्ले करता है। आपको लाइफ के बारे में क्या स्ट्रक्चर है, क्या हेल्थ है आपकी, क्या कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको जानने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रूटीन बेस पे आप अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। और ये आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी हेल्थ के रिलेटेड में आपकी पूरी लाइफ के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने इतने सरल और उपयोगी तरीके से सारी बातें कही। दोस्तों, आज की बातचीत से यह समझ में आता है कि टेस्ट बीमारी का डर नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भरोसा बढ़ाते हैं। अगर आप 30 या 40 की उम्र पार कर चुके हैं तो साल में कम से कम एक बार बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। याद रखिए, प्रिवेंस इज बेटर देन क्योर। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर नए मेहमान के साथ फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।